जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह जी संघर्ष करो। इस कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष श्री घनश्याम सिंह जी राजा और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री रमापति राम जी शास्त्री, हमारे मध्य प्रदेश सरकार में अनुसूचित वर्ग आयोग के अध्यक्ष नारायण प्रसाद जी कबीरपंथी और पूर्व मंत्री एवं पूर्व सदस्य विधान परिषद और बड़े तेज तर्रार नेता हमारे श्री मंगल सेन जी कोली, श्री राजकुमार जी कोरी, श्री महेंद्र कोरी, श्री जयपाल जी कोरी, श्री लक्ष्मण जी कोरी, श्री मोतीलाल जी, श्री राजा राम जी, श्री खेमचंद जी कोली, श्री हनुमत प्रसाद जी, श्री मोहन जी कोरी, डॉक्टर रविंद्र जी कोरी, डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, संजय अग्रवाल कहां से आ गए? अच्छा अच्छा, श्रीमती मोहिनी शाक हो गया बस। इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप सब लोगों ने हम लोगों का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, लेकिन स्वागत कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, बुनकर समाज की समस्याओं से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। कोरी और कोली, इन दो जातियों को लेकर जो समस्या है उससे भी अच्छी तरह परिचित हूं। वैसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने इस समस्या का समाधान निकाल दिया था, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश से हटते ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने के बाद जो भी हमारा आदेश था उसे बसपा की सरकार ने रद्द कर दिया। नहीं तो मैं समझता हूं कि जिस समस्या की आज आप चर्चा कर रहे हैं उसकी चर्चा करने की कोई आवश्यकता न होती, लेकिन मैं जानता हूं कि आप बुनकर पेशे से जुड़े हुए लोग हैं और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, बुनकर पेशा में लगे होने के कारण आप सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, अपने अंदर कभी हीन भावना नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि बुनकर समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। जिन लोगों ने उस गौरवशाली इतिहास को पढ़ा होगा उन्हीं को जानकारी होगी कि वास्तव में बुनकर समाज का इतना गौरवशाली इतिहास क्यों है। कौन नहीं जानता कबीरदास जी को? कबीरदास जी भी जुलाहे थे, बुनकर थे, और उस कबीरदास जी ने जो कुछ भी अपने अनुभव के आधार पर और मन से निकले हुए भावों को जो कागज के पन्नों पर उतार दिया, आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में रहने वाले लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने भी, उन्हें भी यह महसूस हुआ था कि सचमुच यदि हम भारत को आजाद कराना चाहते हैं तो भारत की जनता के अंदर स्वदेशी के प्रति यह आकर्षण पैदा करना चाहिए। स्वदेशी जो अब वस्तुएं बनी हैं उनका अधिकतम भारतवासी उपयोग करें। इसलिए प्रतीक रूप में उन्होंने चरखा स्वयं ही चलाने का फैसला किया था, और चरखा चलाते चलाते महात्मा गांधी ने एक देश में एक बड़ी क्रांति की थी। और बुनकर समाज हमारे देश का
एक समय वह था कि आपके हाथों का बना हुआ मलमल, जिसकी शोहरत केवल भारत की ही सीमाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में हमारे हिंदुस्तान के बुनकर समाज के हाथों का बनाया हुआ मलमल वह कितनी शोहरत पाता था, इस इतिहास को भी आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा होगा। एक अंगूठी में मलमल का पूरा थान सीधे गुजारा जा सकता था, सीधे निकल जाता था। बांस के एक चोंगे में पूरी की पूरी 1-2 साड़ी मलमल की रखी जा सकती थी। ऐसी साड़ियां और ऐसे कपड़े उस समय के हमारे बुनकर समाज के लोग बनाते थे। लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत आने के बाद जानबूझकर बुनकर समाज की इस विशिष्ट कला को नष्ट करने का जो एक षड्यंत्र रचा गया, उसका हमारा बुनकर समाज शिकार हुआ है। और मैं यह मानता हूं कि सचमुच भारत पहले शायद ही कोई ऐसा था जिसके पास कोई खाने पीने की कमी रही होगी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इस हिंदुस्तान में गरीबी बढ़ने का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, आजादी हासिल होने के बाद वह सिलसिला रुका नहीं है, बल्कि वह सिलसिला तेजी के साथ आगे बढ़ा है। जैसे अंग्रेज भारत में आकर भारत का अधिकतम जो शोषण कर सकते थे, उन्होंने शोषण करने का काम किया, तो आजादी हासिल होने के बाद गरीबों की बात तो कांग्रेस के लोगों ने की, मजदूरों की बात तो कांग्रेस के लोगों ने की, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी गरीबी को इस आजाद भारत में 66 वर्षों में लगभग 54-55 वर्षों तक अखंड हुकूमत किसी एक पार्टी ने किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो 54-55 वर्षों की अखंड हुकूमत में इस कांग्रेस पार्टी ने कितनी गरीबी दूर की है, कितने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का अवसर दिया है, इसका आप सबको एहसास हो रहा हो। और बहनों भाइयों, मुझे तो यह लगता है सत्ता में बैठे हुए लोग यह चाहते हैं, जब तक हिंदुस्तान में गरीबों की संख्या अधिक रहेगी तो चुनाव आते समय उनको कोई लॉलीपॉप देकर, उन्हें प्रलोभन देकर उनका वोट खरीदा जा सकता है, उनकी नीयत और ईमान पर डांका डाला जा सकता है और अपने समर्थन में उनका वोट लिया जा सकता है। इस कारण शायद गरीबों को गरीब बनाकर रखने का उनका एक षड्यंत्र है, और यही हमारे देश में हुआ है। दुनिया के छोटे छोटे देशों को मैं जानता हूं जिन्होंने कमोबेश उसी समय आजादी हासिल की थी जिस समय भारत ने आजादी हासिल की। आज वह दुनिया के छोटे छोटे देश आज दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में आकर खड़े हो गए, दुनिया के धनवान देशों की कतार में आकर खड़े हो गए। लेकिन आजादी के 65-66 वर्षों के बाद भी 120 करोड़ से अधिक की जनसंख्या का हमारा भारत आज भी यह दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? मैं यह मानता हूं कि हिंदुस्तान की अधिकांश जनता को गरीब, बेरोजगार, मजदूर बनाकर रखने की यह गहरी साजिश सत्ता में बैठे हुए लोगों की रही है, और साजिश का सिलसिला अब भी इस हिंदुस्तान में लगातार चल रहा है। और यदि गरीब हैं इस हिंदुस्तान में तो अपनी बदकिस्मती के कारण गरीब नहीं है। यदि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग गरीब हैं तो उस सरकार की बदनीयती के कारण गरीब हैं, अपनी बदकिस्मती के कारण वह गरीब नहीं है। बुनकर समाज का जहां तक सवाल है, बुनकर समाज के बहुत सारे लोगों से समय समय पर हमारी भेंट होती रहती है, समस्याओं के संबंध में चर्चा होती रहती है। और डॉक्टर मंगल सेन जी कोरी तो मैं देखता हूं कि बराबर आपकी समस्याओं को लेकर हर समय चिंता व्यक्त करते रहते हैं, क्योंकि प्रायः इनका हमसे मिलना जुलना होता है। डॉक्टर हमारे रमापत जी शास्त्री ये भी बराबर चर्चा करते रहते हैं। लेकिन मैंने मंगल सेन जी कोरी को कहा कि चिंता मत करिए, जिस दिन यदि उत्तर प्रदेश में रहते हुए इस समस्या का समाधान किसी हद तक मैंने किया था मुख्यमंत्री रहते हुए, तो जिस दिन हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार बन जाएगी, हम बुनकर समाज की समस्याओं का समाधान चुटकी बजाकर करेंगे।
हमारा यह कहना है कि बुनकर समाज को और किसान समाज को एक ही श्रेणी में रखा जाना चाहिए। यदि किसानों को हम खेती-बाड़ी के कामकाज के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज देते हैं, अन्य सरकारें नहीं दे रही हैं, केवल भाजपा की सरकार दे रही है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हम लोगों ने फैसला किया है कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हिंदुस्तान के किसानों को 1%, 2% ब्याज दर पर खेती-बाड़ी के कामकाज के लिए कर्ज मुहैया कराएंगे, तो वही पैमाना इस हिंदुस्तान के बुनकर समाज के लिए भी हम लागू करेंगे। उन किसान और बुनकर समाज में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। क्या सरकार इस सच्चाई को नहीं जानती है? कपास का अधिकतम उपयोग यदि कोई करता है तो बुनकर समाज के लोग करते हैं। करोड़ों की संख्या में लोगों के हाथों को रोजगार का अवसर मिलता है। यह सच्चाई जानते हुए भी कपास का निर्यात किया जा रहा है, कपास का एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हमारा यह कहना है कि जितनी हमारे देश के बुनकरों को कपास की आवश्यकता होती है, जब उनकी आवश्यकता पूरी हो जाए तो जितना कपास आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, निर्यात करना चाहते हो, करो, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पहले हमारे जो बुनकर समाज के लोग हैं, उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। उनको जितने कपास की आवश्यकता होती है उतना कपास उन्हें सस्ते दर पर उपलब्ध होना चाहिए। और साथ ही साथ हैंडलूम कारपोरेशन तो सभी राज्यों में बने हैं, देश में भी हैंडलूम कारपोरेशन है, लेकिन हैंडलूम कारपोरेशन की जितनी सक्रिय और प्रभावी भूमिका रहनी चाहिए उतनी सक्रिय और प्रभावी भूमिका हैंडलूम कारपोरेशन की नहीं है। इसे और प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, हमारी सरकार बनने पर हम कोशिश यह करेंगे कि अधिकतम अच्छी क्वालिटी के कैसे हैंडलूम के, पावरलूम के कपड़े बनाए जा सकते हैं। और मैं बतलाना चाहता हूं कि विदेशों से आने वाले लोग भी जब कभी भी ऐसी दुकानों में, ऐसे शॉप्स में जब कहां जाते हैं तो कहते हैं कि हैंडलूम का बना हुआ यदि कपड़ा हो तो हम उसे खरीद कर अपने देश में ले जाना चाहेंगे। दुनिया के देशों में हैंडलूम से बने हुए कपड़ों की आज भी इतनी साख है कि कुछ लोग आते हैं तो हाथों से बने हुए जो कपड़े हैं और उसकी जो डिजाइन होती है उसको इस हद तक पसंद करते हैं कि उसे खरीद कर लोग ले जाना चाहते हैं। यानी यहां के हमारे बुनकर समाज की कारीगरी की चर्चा दुनिया के भी देशों में करना चाहते हैं। तो हमने जहां यह फैसला किया कि यदि हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम किसानों को खेती-बाड़ी के कामकाज के लिए जितने प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज देंगे तो इन्हें भी देंगे। और ऐसा क्यों होता है? किसानों का कर्ज, बात सही है, किसानों की हालत बहुत ही खराब है, किसान भी आत्महत्या कर रहा है। यदि कोई भी सरकार किसानों के कर्ज माफी का फैसला करती है तो साथ ही साथ यह भी फैसला किया जाना चाहिए जैसे किसानों का कर्ज जिसकी अदायगी किसान नहीं कर सकता है, उसके साथ साथ बुनकरों का भी कर्ज माफ किया जाता है। यह सरकार के द्वारा घोषणा होनी चाहिए। इनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। रोजगार के अधिकतम अवसर यदि सृजित होते हैं तो इसी क्षेत्र में सृजित होते हैं, लेकिन किस प्रकार का भेदभाव अथवा इस सरकार की कैसी गलत आर्थिक नीतियां हैं, इस सरकार का कैसा गलत आर्थिक नियोजन है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोगों की सरकार थी तो 98 से लेकर 2004 तक, 98 से लेकर 2004 तक हम लोगों ने 6 करोड़ 70 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित किए थे। और इस कांग्रेस की सरकार ने 2004 से लेकर 2009 तक केवल 27 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए। सरकारों के बीच कितना अंतर होता है। और आज भारत ही नहीं, दुनिया की भी सर्वेक्षण एजेंसियां इस सच्चाई को स्वीकार करने लगी हैं कि सचमुच हिंदुस्तान में
कोई पार्टी जो अच्छी सरकार देने वाली है, सुशासन देने वाली यदि कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। अब सारी दुनिया की सर्वेक्षण एजेंसियां भी सच्चाई को स्वीकार करने लगी। तो बहनों भाइयों, पता नहीं कैसे मंगल सेन जी कह रहे थे कि शायद अध्यक्ष जी नहीं आएंगे। अरे चाहे हमारी कितनी भी व्यस्तता होती, 10 मिनट के लिए ही मैं आता, लेकिन बुनकर समाज के कार्यक्रम को मैं नहीं छोड़ सकता था। तो इसलिए मेरे यहां आने को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए था। बस ये पता नहीं कैसे चर्चा हो गई। और मंगल सेन जी सच्चाई को जानते हैं कि जब कभी कोई कार्यक्रम हुआ है, बराबर बुनकर समाज के कार्यक्रमों में मैं उपस्थित रहा हूं और आगे भी रहूंगा। और आज मैं देख रहा हूं कि यह सभागार छोटा पड़ गया है, बहुत सारे लोग खड़े हैं। मैं देख रहा था बाहर भी लोग घूम रहे हैं, चारों तरफ खड़े हैं। और मंगल सेन जी, मैं कहना चाहूंगा सब सारे लोग यहां पर बैठे हैं, नारायण जी वगैरह सब, हमारे मोतीलाल जी हैं, घनश्याम जी हैं, सब रमापत जी हैं। मैं सब लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आज तो इस हाल में आपने कार्यक्रम किया है जो कि खचाखच भरा हुआ है, लोगों की बैठने की जगह नहीं है। लेकिन आगे इस सरकार को बुनकर समाज की शक्ति का एहसास कराने के लिए, बुनकर समाज की ताकत का एहसास कराने के लिए एक बार लाखों की रैली इस भारत की राजधानी दिल्ली में केवल बुनकर समाज की होनी चाहिए। उसमें जितनी भी मदद होगी वह भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि जिन समस्याओं की आपने चर्चा की है, हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र बनेगा उसमें आपके बुनकर समाज की समस्याओं को भी हम सम्मिलित करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, निश्चित रूप से सम्मिलित करेंगे। अब चूंकि हमारी यहां राज्य सरकारें हैं, अब वहां पर 2-3 महीनों में चुनाव होने वाले हैं। नहीं तो यदि कुछ ऐसी समस्या होती जो राज्य स्तर पर राज्य सरकारों के माध्यम से जिसका समाधान संभव था तो मैं पहल करता, लेकिन चुनावी घोषणा पत्र में निश्चित रूप से यह चीज शामिल होगी। अब कोरी और कोली समाज का जहां तक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पूरब में कोरी और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोरी और कोली, यही है ना, हिंदू जुला, ये दोनों चलता है। और यहां पर दिल्ली में कोली है, जुलाहे भी हैं। हमारा कहना है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोरी हो अथवा कोली हो अथवा हिंदू जुलाहा है, सब एक हैं, यह मानकर उन्हें अनुसूचित वर्ग की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। तो बहनों भाइयों, आज के अवसर पर कुछ ज्यादा नहीं कहना है। इस शानदार कार्यक्रम के लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हम सदैव जागरूक रहते हैं, आगे भी जागरूक रहेंगे। सत्ता में आने के बाद निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। यही आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।